So today we are going to discuss about electric power. क्लास 10th का अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक टेलीविज़न है। ओके, आपके पास ये एक टेलीविज़न हो गया, यहाँ लिख दो अंदर टीवी। ओके, और जब भी मतलब आप टीवी यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तो टीवी ऑन या ऑफ होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप टीवी देख सकते हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पॉसिबल नहीं है कि आप टेलीविज़न देख सको। ठीक है, तो जब भी आप टेलीविज़न ऑन करते हो, स्विच बोर्ड से जब स्विच ऑन करते हो टेलीविज़न का, तो टेलीविज़न चलने में कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो है कंज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन होगा, और जब वर्क डन होगा चार्ज को लाने में, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। यही जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ ना, यही जो इलेक्ट्रिसिटी टेलीविज़न को चलाने में कंज्यूम हुआ, वही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, यानी कि आप इलेक्ट्रिक पावर को क्या कह सकते हैं? आप इलेक्ट्रिक पावर को कह सकते हैं कि द रेट ऑफ कंजम्पशन of electricity is known as electric power। चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज कर रहे हैं, आप किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होना ही होना है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के उस अप्लायंस का वर्क करना पॉसिबल नहीं है, और उस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा यार? आप ऐसा थोड़ी ना कि टेलीविज़न रख दिए, ऑन कर दिए और टीवी चलने लगी। नहीं, वहाँ पे कंडक्टर के थ्रू फ्लो ऑफ करंट होगा, और उस करंट को फ्लो कराने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके आपकी टीवी जो है वो चलेगी। इसलिए आप उस वर्क डन के रेट को क्या कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक पावर है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक पावर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यानी कि द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में आपने जितना इलेक्ट्रिक वर्क डन किया करंट को फ्लो कराने के लिए कंडक्टर में, वही आपका इलेक्ट्रिक पावर है। द वर्क डन, कैसा वर्क डन? इलेक्ट्रिक वर्क डन। द इलेक्ट्रिक वर्क डन per unit time is known as इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने सीधे सीधे कहा कि इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है वही इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, अब ध्यान से जरा सोचिए कि इलेक्ट्रिक वर्क डन का हमारे पास फार्मूला क्या आया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क डन का हमारे पास फार्मूला क्या था? सोचिए जरा आप लोग, क्या था? हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो वहां पे इलेक्ट्रिक वर्क डन का फार्मूला हमें क्या मिला था? जस्ट रियलाइज, इलेक्ट्रिक वर्क डन हमारे पास आया था VIT। W इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया था? VIT। हमने इसको प्रूव भी कराया था, V इंटू आई। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम है। यानी आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम P से डिनोट करते हैं तो P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी W बाई टी।
और आपका W का वैल्यू क्या है? W कैसे लिखते हैं? VIT। W का फार्मूला होता है, वोल्टन का फार्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी अपान टी, यानी कि पावर आपका क्या आ जाएगा? V इंटू आई जो है आपका इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को किस यूनिट में हम मापते हैं ये भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर को हम किस यूनिट में मापते हैं अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की, ध्यान से देखिएगा। P इज इक्वल टू क्या है? W अपान टी। ठीक है, वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। यानी कि जूल पर सेकेंड क्या हो गया आपका? यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। और इस जूल पर सेकेंड को हम कहते क्या है? इस जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं वाट। ओके, इस जूल पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं वाट। यानी कि एसआई यूनिट जो हो गया इलेक्ट्रिक पावर का वो हो गया वाट। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, व्हाट इज 1 वाट। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वाट किसे कहते हैं तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वाट किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, अगर 1 जूल का वर्क हो 1 सेकेंड में, अगर 1 जूल का वर्क हो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, then the power will said to be 1 वाट। ओके, और आपके पास क्या फॉर्मूला हो सकता है इलेक्ट्रिक पावर का? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू आपके पास क्या है? P इक्वल टू V इंटू आई। ओके, V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू होता है IR फ्रॉम ओम्स लॉ। तो यहाँ पे V की जगह पे आप IR पुट करो इंटू आई। तो पावर का आपका एक और फॉर्मूला हो गया क्या? I² इंटू R। इलेक्ट्रिक पावर के और कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं? I इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई R। V इक्वल्स टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ। तो I इक्वल्स टू V बाई R सिंपली। ठीक है, तो और आप क्या लिख सकते हो? पावर इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू V इंटू आई इक्वल्स टू क्या हमने कह दिया? V बाई R, यानी पावर इक्वल्स टू V² बाई R। ठीक है, ये आपके 3 फार्मूले हो गए पावर के। पावर को आप V इंटू आई भी लिख सकते हो, पावर को आप I² R भी लिख सकते हो, और पावर को आप V² बाई R भी लिख सकते हो। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पावर। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर से रिलेट होता है। कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय करेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय करेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम होता है तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, यानी इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होता है? पावर इंटू टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इन चीज़ों को नहीं बताया जाता है, सिंपल वे में आप लोग
So our next topic is heating effect of electric current. We are going to read about heating effect of electric current. ये होता क्या है? ठीक है, हमें पता है कि सर्किट के अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं, क्या जोड़ते हैं हम लोग, या तो सेल जोड़ते हैं या फिर बैटरी जोड़ते हैं। और ये सेल और बैटरी क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हम लोग या तो सेल कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में या फिर बैटरी। ठीक है, और किसी भी सर्किट में सेल या बैटरी को कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कराना। क्या क्या काम करता है सेल या बैटरी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी सिंपली देखो, यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्रा करने जा रहा हूँ। ये चलो, ये यहाँ आपकी बैटरी हो गई, ठीक है, सेलो की हो गई या निप्पो की हो गई, किसी की भी बैटरी। निप्पो ले लो, निप्पो आसानी से इसमें लिख सकते हो। ओके, निप्पो कंपनी की ये बैटरी हो गई। ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। ओके, ये आपका इधर हो गया स्विच। ओके, स्विच कह लो, की हो गया आपका, स्विच हो गया, कुछ भी कह लो। ये हमारा हो गया कनेक्टेड बल्ब। और बल्ब कैसा है? ग्लोइंग बल्ब। तो बल्ब ने ग्लो करना शुरू क्यों किया? यह सिंपल सी बात है कि इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया है। हमने बल्ब को किससे कनेक्ट किया? एक बैटरी से कनेक्ट किया। और बैटरी या सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे ही हमने ये एक बल्ब कनेक्ट किया किसी सर्किट में, हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करने लगे, और फ्लो करने से टेम्परेचर बढ़ने लगा। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर बढ़ने लगा, इसी के वजह से इलेक्ट्रिक करंट ने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया? इलेक्ट्रिक हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी ये बल्ब ग्लो होने के साथ साथ हीट भी होने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, इस सर्किट में एक बैटरी को कनेक्ट किया। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ बैटरी और सेल? बैटरी या सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब हमने इसमें एक बल्ब को जब ऐड किया बैटरी के थ्रू, करंट का जब फ्लो शुरू होना स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, हीट जो है वो प्रोड्यूस होने लगा। अब ये टेम्परेचर बढ़ा कैसे? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे इस सर्किट के अंदर, वो आपस में कोलाइड होने लगे, यानी टकराने लगे। और उनके टकराने से क्या हुआ कि उन्होंने अपना काइनेटिक एनर्जी लूज कर दिया। क्या लूज कर दिया? काइनेटिक एनर्जी लूज कर दिया। ठीक है, और यही काइनेटिक एनर्जी एटम्स ने ले लिया। क्या किया? एटम्स ने ले लिया, जिसके वजह से जो वाइब्रेशन जो है वो और तेजी से होने लगा। ठीक है, यानी जो भी एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स थे उस सर्किट के अंदर, वो और भी तेजी से वाइब्रेट करने लगे, और उन्हीं के वाइब्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह दिए कि भैया यही करंट का या फिर इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, यानी हम अगर कहें कि यहाँ पे हमने बल्ब के जगह पे एक रजिस्टर कर दिया कनेक्ट, ठीक है, या फिर बल्ब एज ए रजिस्टर हमने मान लिया। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने किया क्या? हमने बैटरी लिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी को कनेक्ट किया। ठीक है, और इसी बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो रजिस्टर कुछ भी हो सकता है। ओके, अब जब हमने उस रजिस्टर को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट यानी कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होने लगा, तो उसके वजह से धीरे धीरे हीट भी प्रोड्यूस होने लगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है
रजिस्टर का वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा, और उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने के वजह से क्या हुआ कि हीटिंग जो है वो स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से, इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूअस फ्लो के वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस होने लगा। अब ये हीट प्रोड्यूस क्यों हुआ? इलेक्ट्रिक करंट तो पहले भी फ्लो करता है, यानी क्या हर बार हीट प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल, हर बार हीट प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? विचरण करना, इधर उधर घूमते रहना आवारा की तरह। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? आपस में टकराए। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में एंड विद नियरेस्ट एटम जब आपस में टकराएंगे या फिर किसी एटम से जब टकराएंगे तो वो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, और वो काइनेटिक एनर्जी कौन ले लेगा? वो काइनेटिक एनर्जी कोई एटम ले लेगा। ठीक है, जिसके वजह से जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी लूज किया इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, उसको एटम ने ग्रहण कर लिया। इसके वजह से जो वाइब्रेशन है वो और भी तेजी से होने लगा सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से हीटिंग स्टार्ट हो गया। और इस पूरे इफेक्ट को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करने लगे कि भैया ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ही तो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट ही तो है। ओके, so now we will see it very clearly. Now we are going to define heating effect of electric current. ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि भैया कोई सर्किट था, और सर्किट के अंदर क्या था? या तो सेल था, या तो सेल कनेक्ट कर रखा था हमने वोल्टेज के लिए, या फिर बैटरी। ठीक है, और इस सेल या बैटरी ने क्या करना स्टार्ट किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। भैया इसका काम है, इसने क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया। फिर हमने क्या किया कि किसी रजिस्टर को, या फिर जब हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया बैटरी के दो टर्मिनल के बीच, ठीक है, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। और जब करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, और टेम्परेचर को जब बढ़ता हुआ देखा गया तो वहां क्या पाएगा कि भैया हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट, या फिर हीट का प्रोड्यूस स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कह दिया कि यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर टेम्परेचर ने बढ़ना क्यों स्टार्ट किया? भैया जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे रजिस्टर के थ्रू, वो क्या करना स्टार्ट कर दिया? आपस में कोलाइड होना स्टार्ट कर दिए। जब वो आपस में कोलाइड हुए, या फिर जब वो अपने एटम्स से कोलाइड हुए, कह सकते हो सिंपली, तो उन्होंने अपना काइनेटिक एनर्जी लूज कर दिया। और जब उन्होंने अपना काइनेटिक एनर्जी लूज किया तो वो काइनेटिक एनर्जी किसने ले लिया? वो एटम जिससे वो अटैच्ड थे, उस एटम ने ले लिया। अब उस एटम के लेने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो और ज्यादा तेज हो गया, और जब ये और ज्यादा तेज हुआ तो टेम्परेचर जो है सर्किट, या फिर कह लो रजिस्टर कह लो, यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा, टेम्परेचर जो है रजिस्टर का वो राइज होने लगा। अब टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हुआ कि रजिस्टर में हीट का प्रोडक्शन होने लगा। और इसी टोटल इफेक्ट को हमने क्या कर दिया कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ओके ओके, यानी सिंपल इन वर्ड्स हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भैया कंडक्टर या फिर रजिस्टर, किसी में भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे जो सर्किट बनाए थे, जहाँ बल्ब हमने ऐड किया था, वहाँ पे कोई रजिस्टर या फिर कंडक्टर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बल्ब एज कंडक्टर या फिर बल्ब एज रजिस्टर। ओके, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी किसी भी रजिस्टर या कंडक्टर के थ्रू, तो टेम्परेचर राइज करेगा, और उसके वजह से हीट का प्रोडक्शन होगा, जिसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
आई होप कि आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया होगा। Now we have to discuss that what should be the characteristics of a heating element। अगर कोई भी heating element है तो उसका characteristics कैसा होना चाहिए। ओके ओके, तो क्या characteristics होना चाहिए heating element का। सबसे पहले तो उसका जो resistivity है, यानी रो हम लोगों ने पढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ओके, अरे रेसिस्टिविटी यही रो होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हर मटेरियल का रेसिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होता है। ओके, ये पीछे के सेक्शन में मिलेगा आप लोगों को रेसिस्टिविटी, पीछे के वीडियोज में। और दूसरा क्या होना चाहिए, जो भी हम लोग एलिमेंट यूज कर रहे हो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे वो जलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फिर हीट का प्रोड्यूस कराना वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इसलिए हम उसको नहीं कह पाएंगे कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है अगर हम वैसा एलिमेंट यूज करने लगे तो। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू, सीधी बात है, ये तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। कोई भी एलिमेंट हो उसका जो रेसिस्टिविटी हो वो मॉडरेट हो। मॉडरेट का मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। उस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, मतलब हाई हो, बहुत ज़्यादा नहीं, हाई हो। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि भैया अगर कम हुआ तो हो सकता है कि जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगा तो वो बर्न करना स्टार्ट कर दे या फिर ऑक्सीडाइज हो जाए। और उसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत जल्दी हीट नहीं होगा। ठीक है, या फिर ना हो, ये भी हो सकता है। ओके, नाउ we are going to discuss about the formula for heating effect of electric current। फार्मूला क्या हो सकता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने सीधे सीधे पढ़ा कि भैया कोई बैटरी है, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच हमने क्या कर दिया, किसी कंडक्टर या रजिस्टर को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमने स्टार्ट किया। जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो या फिर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ तो हीट टेम्परेचर का राइज होना स्टार्ट होने लगा धीरे धीरे रजिस्टर में, और उस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। यानी ओवरऑल क्या हुआ, चार्ज क्यू का फ्लो होना स्टार्ट हुआ किसी पोटेंशियल डिफरेंस भी के अंडर। क्यों? क्योंकि बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा वो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो प्रोवाइड करता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो भैया जो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड करा इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी के अंडर तो चार्ज का फ्लो हो रहा है ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं उस चार्ज को फ्लो कराने में, जो कि भी के अंडर यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी के अंडर फ्लो कर रहा है। यानी हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि वर्क डन वहां क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। और हमें पता है कि Q किसके इक्वल होता है, Q होता है I इंटू टी के इक्वल। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है आप सीधे सीधे Q के जगह पे आप I इंटू टी रखेंगे तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी इंटू वी, यानी वी आई टी। ठीक है, आपका वर्क डन क्या हो गया, V इंटू आई टी। आपको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू होता है आई आर, यानी W इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू आई टी रखने पे, V इक्वल टू आई आर, सॉरी आई आर रखने पे आपका हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर टी। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। वर्क डन आपका क्या हो गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, और यही जो वर्क डन है ये अपीयर होगा किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। भैया वर्क डन से ही तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा तो टेम्परेचर राइज ही नहीं होगा। जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं होगा, करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं होगा, और जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो हीट का प्रोडक्शन होना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर राइज होगा ही नहीं। यानी कि
वर्क डन ही तो टोटल हो रहा है ना हीट के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हीट को या फिर हीट के प्रोडक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये वर्क डन ही है, यानी कि डब्ल्यू को हम एच से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एंड दिस एच इज नथिंग बट इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो एच इक्वल्स टू आपका क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी। ओके, अब देखिए आई क्या है, आई का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, आर का होता है ओम एंड टी का होता है सेकेंड। ठीक है, आई का होता है एम्पियर, आर का होता है ओम और टी का होता है सेकेंड। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर ओम पर सेकेंड, ए स्क्वायर ओम पर सेकेंड इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब चीज़ें आपकी जानकारी के लिए थी जो मैंने यहाँ बता दिया। और एक चीज़ देख लीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो ये आपका एच है ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा रजिस्टर, जितना ज़्यादा रजिस्टेंस, उतना ज़्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगा। हीट का जो प्रोडक्शन है वो आई स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा और उतना ही ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा। एंड एच इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जितना ज़्यादा समय के लिए करंट का फ्लो होगा, सीधी सी बात है भैया, उतना ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा। ओके, सो आपका चैप्टर हुआ समाप्त और कुछ भी बाकी नहीं रहा है मेरी तरफ से इस चैप्टर में। आप लोगों को अगर कुछ लगे कि कुछ छूट गया तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड 150 से 200 एग्जाम्पलर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो मिल सके। और मेरी कोशिश रहेगी मैं पूरे चैप्टर पूरे बुक के चैप्टर को मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस में जो आपके चैप्टर है क्लास 9 to 12 वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू।